हेलो गाइज, आइए फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ। आपके लिए मोटिवेशन है कि तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। अगर तू जिंदा है, अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर के कुल मिलाकर के 1 से 10 तक बता दिए थे, तो उसका हम आपको रिवीजन करवा देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। फर्स्ट प्रश्न है आपका, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले सवाल को देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तीसरा सवाल है आपका, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका या फिर इसी को आइरिस भी कहा जाता है, तो आइरिस नियंत्रित करता है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो पक्षमाभी पेशी या सिलियरी पेशी जो होता है ये लेंस को नियंत्रित करता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और इसको हम थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको इस सवाल को करवा चुके हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से यानी द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष को उत्तल और अवतल दोनों लेंस से संशोधित किया जाता है। आगे देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण को फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब था, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दोनों चाहिए होता है। अगला सवाल है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। सवाल नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा गया था कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित की जाती है, यानी कि इस तरफ जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपर मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब था। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रिवीजन हम करवा रहे हैं, इसलिए आपको इसमें डिटेल से नहीं बता रहे हैं। 11 से हम आपको काफ़ी डिटेल से फिर से बताते जाएंगे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब था, आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम आपको इसमें जो है सो पिछले वीडियो में जितने भी 10 प्रश्न करवाए थे उन सभी प्रश्नों का रिवीजन हम आपको करवा दिए हैं। अब सवाल नंबर 11 से सभी प्रश्नों को हम काफ़ी डिटेल से देखते जाएंगे। तो यहाँ से आप वीडियो में एकदम कंटिन्यू बने रहें और सभी सवाल को काफ़ी डिटेल से आप समझते जाएँ और कंटिन्यू बने रहें। देखिए सवाल नंबर 11 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि परिनालिका होता क्या है। परिनालिका किसको कहा जाता है? जब किसी भी कुचालक यानी कि मतलब किसी कुचालक पदार्थ पर चालक तार अगर लपेट दिया जाता है तो इसी व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले परिनालिका को आप देख लीजिए। देखिए ये परिनालिका है और इसमें जो आपको ब्लैक कलर का ये दिखाई दे रहा है ये एक कुचालक पदार्थ होता है और इस पे तांबे के तार की जो है परत लपेट दी जाती है ढेर सारी, तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। अब देखिए एक और हम फोटो से आपको अवगत कराते हैं। अगर इसी परिनालिका को वृत्ताकार रूप में अगर मोड़ दिया जाए, अगर इसी परिनालिका को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था को याद रखिएगा, इसको टोरॉइड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? टोरॉइड कहा जाता है इस व्यवस्था को। अब देखिए आपसे सवाल में पूछा गया था कि अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें जो होता है विद्युत धारा का मान जो है वह सभी बिंदु पर समान रहता है। इसमें सभी बिंदु पर जो है विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो इसमें अगर हम आपके सवाल के अनुसार देखें
तो आपका सवाल था कि किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, इसमें सभी जगह पे क्या होता है, बिल्कुल समान होता है इसमें। यानी कि अगर हम ऑप्शन से चलें तो देखिए शून्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटेगा बिल्कुल भी नहीं, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ेगा ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी बिंदुओं पर समान होगा। हाँ, परिनालिका में क्या होता है, सभी बिंदुओं पर जो है धारा का मान और अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये बिल्कुल ही समान होता है सभी जगह पे। क्योंकि आप जानते हैं कि धारा का मान अगर सभी जगह समान होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, सभी जगह समान होगा। ठीक है, और परिनालिका को भी आप समझ गए होंगे, परिनालिका किसको कहते हैं, और टॉरॉइड भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, और इससे पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं अस्थायी चुंबक क्या होता है। देखिए अस्थायी चुंबक कहाँ किसको जाता है, तो देखिए चुंबक जो होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जो होता है इसको हम लोग खुद बना सकते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक जो होता है ये प्राकृतिक चुंबक होते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक के कुछ गुण होते हैं, जैसे क्या गुण होते हैं, इसमें सबसे पहले दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव होते हैं, और एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक की विशेषता क्या होती है कि इसकी भी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसका चुंबकत्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, इसका चुंबकत्व हमेशा बना रहता है। जबकि अगर हम बात करें कि कृत्रिम चुंबक जो होते हैं, जितने भी कृत्रिम चुंबक होते हैं, तो इसका चुंबकत्व जो है हम लोग अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं और इसको नष्ट भी किया जा सकता है। जैसे अब मान लीजिए अगर हम कोई भी परिनालिका है, तो परिनालिका में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक की तरह काम करने लगता है, और धारा यानी कि वोल्टेज का मान इसमें जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही ज़्यादा चुंबकत्व हो जाता है। और धारा का मान जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं और वोल्टेज का मान जैसे जैसे हम घटाते जाते हैं, तो इसका जो चुंबकत्व होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ चुंबक में आप ध्यान में रखिएगा कि चुंबक जो होते हैं, चुंबक के मुख्य रूप से दो ध्रुव होते हैं, और चुंबक कौन कौन से पदार्थ को आकर्षित करता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चुंबक जो होता है वह लोहा, और दूसरा निकेल, और तीसरा जो हो जाता है वह कोबाल्ट हो जाता है। यानी लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इन तीन पदार्थों को चुंबक जो होते हैं वो आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये तो काफ़ी फेमस सवाल है कि सौर कुकर के लिए जो है सो हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के और भी उपयोग होते हैं, जैसे मान लीजिए इसका उपयोग जो होता है दाढ़ी बनाने में, सैलून में किया जाता है, और भी इसका उपयोग जो होता है बल्ब में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। और गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं, ये गाड़ी के आगे वाले जो लाइट होते हैं जिसमें बल्ब लगा हुआ होता है, उसको बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कि पश्च दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग हम कर लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और इससे पहले थोड़ा आप देख लीजिए, देखिए यही जो है इसी को सौर कुकर कहा जाता है। और सौर कुकर में क्या होता है, तो इसमें हम लोग खाना बना सकते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है और इससे टकरा करके लाइट इस पे आती है, और ये पूरा का पूरा एनर्जी जो होता है अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण इसके अंदर जो रखे हुए पॉट हैं उसमें खाना जो भी होता है वो अच्छी तरह से पक जाता है। तो ये जो है सो काफ़ी पुरानी पद्धति है, वर्तमान में इस पद्धति का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में ये होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 है चिपको आंदोलन ना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मतलब चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसको संरक्षित करना था, तो यहाँ पे तो इसका जवाब जो है बहुत ही आसान हो जाता है। ये मुख्य रूप से जो है वृक्ष से संबंधित है। लेकिन अगर हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो देखिए चिपको आंदोलन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि चिपको आंदोलन सबसे पहले संबंधित किससे है, तो वृक्षों को बचाने से संबंधित है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है भारत के उत्तराखंड, वर्तमान में जो उत्तराखंड आपका राज्य हो जाता है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है सो 1973 यानी कि 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये वृक्षों को बचाना था। देखिए उस समय होता क्या था, उस समय जो है वृक्षों की कटाई अंग्रेज और ज़मींदार के द्वारा काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। वो काफ़ी तेज़ी से वृक्षों को काटते जा रहे थे, जिससे हमारे यहाँ
वृक्षों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घटते जा रही थी। तो इसमें सबसे पहले इसको रोकने के लिए आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये सबसे आगे आते हैं और इस आंदोलन यानी कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और वृक्षों को काटने से अंग्रेजों और जो भी जमींदार थे उनको वृक्षों को काटने से रोकते हैं और जितने भी व्यापारी लोग थे उन सभी को वृक्षों को काटने से रोका जाता है, उनको पूरी तरह से वृक्ष काटने से मना कर देते हैं। ठीक है। और इस चिपको आंदोलन में अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो भूमिका रही थी ये महिलाओं की जो भूमिका है काफ़ी ज़्यादा रही थी। महिला लोग क्या करते थे, ये लोग वृक्ष में जा कर के चिपक जाते थे। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये महिला जो है सो वृक्ष में जा कर के पूरी तरह से एकदम वृक्ष को पकड़ लिया है और पूरा एकदम चिपक गई है। और उस समय इस तरह का कंडीशन बना हुआ था कि ये लोग कहते थे कि अगर आप वृक्ष को काटेंगे तो वृक्ष को काटने से पहले सबसे पहले आपको मुझे काटना होगा, उसके बाद ही आप वृक्ष को काट सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का कंडीशन उस समय रहता होगा। और देखिए ये बच्चे जो हैं ये बच्चे इस को जो है सो इसको रोक रहे हैं और ये जो है एकदम पूरा कुल्हाड़ी लेकर के तैयार हैं। ठीक है। मुझे तो लगता है कि इसको जो है सो एक दो पत्थर दे करके इसको नष्ट कर देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का कंडीशन उस समय बना हुआ था। और बाद में जो है सो चिपको आंदोलन जो था ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हो रहा था और ये बाद में सफल भी हो जाता है। तो चिपको आंदोलन के बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होती है। और इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो देखिए दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल2 इसका उपयोग हम कर लेते हैं। अब CaOH के होल2 को इसको बोला क्या जाता है, तो आप याद रखिएगा इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है बुझा हुआ चूना, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स डैट BaSO4 प्लस NaCl, यानी कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस समीकरण को आप गौर से देखेंगे तो यह जो है इसमें पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें जो है इस दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होकर के दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। और जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ये हो जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों इसका नाम है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक बड़े पदार्थ जो होते हैं वो दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं, तो इसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे भागों में टूट जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो देखिए बुझा हुआ चूना हम किसको कहेंगे, तो अभी तुरंत आपको बताए हैं बुझा हुआ चूना कहा जाता है CaOH का होल2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम कुछ और इससे संबंधित जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुझा हुआ चूना या भखरा चूना या फिर चूना किसको कहा जाता है, तो देखिए बुझा हुआ चूना हम किसको कह देते हैं, तो CaOH का जो होल2 होता है इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना। अगर हम बात करते हैं बिना बुझा हुआ चूना या फिर कली चूना या अनबुझा चूना किसको कहा जाता है, तो ये आपका हो जाता है CO, इसको कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना या फिर अनबुझा चूना या फिर कली चूना कहा जाता है। और ये जो चूना होता है इसी चूना का उपयोग लोग खैनी खाने में करते हैं। खैनी खाने में लोग आप देखते होंगे लोगों को कि वो चूना को क्या करते हैं, खैनी में मिलाते हैं और उसके बाद जो है सो लोग खैनी बनाते हैं। तो खैनी बनाने में कौन चूना काम आता है, यही चूना काम आता है। ठीक है। इसका सूत्र हो जाता है CO कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर हम बात करते हैं संगमरमर या फिर चूना पत्थर या खरिया या कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस सब का जो है सम्मिलित रूप से सूत्र हो जाता है
इसका सम्मिलित रूप से सूत्र हो जाता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर भी कहा जाता है, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसको खरिया भी कहा जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो ये सब का सब नाम जो है इसी का हो जाता है। तो एक ही सवाल में हम आपको इतनी जानकारी दे दिए हैं और इसको आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 है आपका। सवाल नंबर 17 है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। देखिए ये जो होता है ये एक क्षारीय लवण होता है और क्षारीय लवण जब है तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसका pH मान कितना होना चाहिए, तो 7 से अधिक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 से अधिक इसका क्या हो जाएगा, pH मान हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क हो जाता है। बॉक्साइट यह सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये कई एग्जामों में बहुत बार इस सवाल को पूछा जा चुका है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के तरफ। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए एल्युमिनियम का उपयोग किस में किया जाता है, तो जो जहाज बनाए जाते हैं तो जहाज बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग हो जाता है। जहाज बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग होता है। और किस में होता है, तो जो रेलगाड़ियाँ बनती हैं तो रेलगाड़ी बनाने में भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। और किस चीज़ में इसका उपयोग होता है, तो पैकिंग के जो सामान होते हैं, पैकिंग के सामान या फिर जिस हम क्या करते हैं भोजन में जिस कटोरे का इस्तेमाल करते हैं तो उस कटोरे को भी आप देखते होंगे वो भी एल्युमिनियम का ही बना होता है। और क्या चीज़ बना होता है, अगर हम बात करते हैं जैसे जो भी दवाइयाँ होती है तो दवाई के जो पत्ते होते हैं, दवाई का आप इस तरह का पत्ता देखते होंगे जिसमें दवाई आता है। तो ये जो दवाई का पत्ता होता है इसका जो बाहर का कवर होता है वो भी किस चीज़ का होता है, एल्युमिनियम का ही होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो भी मिठाई होती है तो मिठाई की भी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाता है। और इसका काफ़ी पतला चादर उस पर डाल दिया जाता है और उसे खाने से भी जो होता है ये हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो आसानी से पच जाता है क्योंकि वो काफ़ी पतले चादर होते हैं। आइए अगर हम अब बात करते हैं जिंक की, तो जिंक के कौन कौन मुख्य अयस्क होते हैं। तो देखिए जिंक के प्रमुख अयस्क जो है ये हो जाता है आपका जिंकाइट, जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन इसके प्रमुख अयस्क हो जाते हैं। इसमें कैलेमाइन आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तांबा का प्रमुख अयस्क हो जाता है कॉपर ग्लास और क्यूपराइट, ये कॉपर का प्रमुख अयस्क हो जाता है तांबा का। अगर हम लोहा की बात करें तो लोहा के जो है हो जाते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सभी के सभी लोहा के प्रमुख अयस्क हो जाते हैं। इसमें आपके लिए मुख्य रूप से एल्युमिनियम का अयस्क और लोहा का अयस्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बात करें तो सभी का सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सभी को आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19 की ओर चलते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। देखिए लोहा और इस्पात को अगर हम बात करते हैं सुरक्षित रखने की बात करें तो इस पे जो है जिंक यानी कि जिंक की जो है परत चढ़ा दी जाती है और जिससे ये क्या होते हैं संक्षारित होने से बच जाते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इससे पहले थोड़ा इसके विषय में और भी हम बता दें। अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी जो होता है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और अगर हम सोना की बात करते हैं तो सोना जो है ये सबसे ज़्यादा औघात वर्धनीय और तन्य धातु होता है, ठीक है। और सोना चांदी दोनों के दोनों जो है ये प्रकृति में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, इस चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी का संकेत हो जाता है Ag और इसको कहा जाता है, इसका लैटिन नाम हो जाता है अर्जेंटीनम। सोना की बात करें तो सोना का संकेत होता है Au और इसका जो लैटिन नाम होता है ये इसका लैटिन नाम होता है औरम। तो इस चीज़ों को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 ×
H2O, ये किसका सूत्र हो जाता है? तो ये होता है जिप्सम का सूत्र, ठीक है। और जिप्सम से ही हम क्या बना लेते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेते हैं। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो क्या होता है? इससे 1.5 अणु जल निकल जाते हैं और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है? इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। अगर हम विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं CaOCl का होल Cl, ये दोनों आप इसको लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, और अगर हम बात करें चूना पत्थर की, तो चूना पत्थर का सूत्र हो जाता है, अभी तुरंत हम आपको बताए थे, CaCO3, ये चूना पत्थर का सूत्र हो जाता है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट या फिर संगमरमर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण जो होता है इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो पानी जो होता है, पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें क्लोरीन जो है इस्तेमाल में आता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग को देख लेते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में करते हैं? तो इसका उपयोग जो होता है सो कुछ मूर्तियां होती है या कुछ चीज़ों को फ्रेमिंग करने के लिए इसका उपयोग हो जाता है। और किस में इसका उपयोग होता है? तो कुछ मूर्तियों को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। जो भी कृत्रिम दांत होते हैं तो उस दांत को बनाने में भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर हड्डी टूट जाए तो उसके प्लास्टर करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। घर के कुछ कुछ सजावट होते हैं, आप इस तरह का जो है सो डिजाइन किया हुआ देखे होंगे, तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं। ये मार्केट में आपको जो है सो लगभग, अगर हम 1 kg की बात की जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो लगभग इसका जो रेट होता है ये 40 रुपया प्रति kg होता है। इस रेट में ये आपको दुकान में लगभग मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे इन चीज़ों को। आइए हम बढ़ते हैं, अब कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, कुछ इससे संबंधित ललन टॉप बातों को देखते हैं। देखिए अगर हम विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाता है आपका CaOCl2, अभी तुरंत हम आपको बताए थे। और इसका उपयोग जो है सो कपड़े के विरंजन यानी कि कपड़े की सफाई करने में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की, तो इसका सूत्र होता है NaOH, कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाता है। कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करते हैं धोबन सोडा की, तो देखिए धोबन सोडा जो होता है इसका सूत्र हो जाता है, धोबन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोबन सोडा का सूत्र हो जाता है। और अगर हम बात करें खाबर सोडा की, तो खाबर सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ये खाबर सोडा का सूत्र हो जाता है। और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, और धोबन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगर धोबन सोडा में आपसे पूछ ले कि इसमें जल के अणु कितने होते हैं, तो अभी तुरंत आप सूत्र में देखे होंगे इसमें 10 जो होते हैं वो जल के अणु पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और देखिए आगे कुछ और सूत्रों को हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नीला थोथा या फिर कशीस जो होता है, नीला थोथा या फिर नीला कशीस, देखिए थोथा को ही कशीस भी बोला जाता है। देखिए नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, ये नीला थोथा का सूत्र होता है। और अगर हम बात करें हरा थोथा की, तो हरा थोथा का सूत्र हो जाता है, बस इसमें आप Fe लगा दीजिए, FeSO4 इंटू 7H2O, ये हरा थोथा का सूत्र होता है। और इसमें जल के कुल मिलाकर के 7 अणु होते हैं। और अगर हम बात करते हैं उजला थोथा की, तो इसका सूत्र हो जाता है ZnSO4 इंटू 7H2O। तो आप इसमें क्या देखें, हरा थोथा और उजला थोथा जो होते हैं इसमें जल के 7 अणु होते हैं, और जबकि नीला थोथा में जल के 5 अणु होते हैं। तो यहाँ से भी आपसे सवाल में पूछ लिया जाता है कि नीला थोथा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं।
आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? तो इसमें प्रक्रियात्मक समूह जो है ये CO हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करते हैं OH की, तो OH जो होता है आपका ये अल्कोहल का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, CO कीटोन का होता है, और COOH ये हो जाता है आपका एब्सिसिक एसिड का। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और ये जो है एसिटिक अम्ल पाया किस में जाता है? तो सिरका जो होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब सिरका में इसमें कार्बन के 2 अणु हैं, और अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें या फिर इसके IUPAC नेम की बात करें, तो इसका IUPAC नेम हो जाता है एथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें कार्बन के 2 अणु होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें कि मेथेनोइक अम्ल किसको कहा जाता है, तो HCOOH इसको कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल, या फिर इसी का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, क्या होता है? इसी का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है। HCOOH का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। और अगर आपसे पूछ लें कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो चींटी के जो डंक होते हैं उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो देखिए विद्युत परिष्करणी में इसको आप याद रखिएगा, अशुद्ध धातु को एनोड पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल को देखते हैं। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक नियम जो है ये देने वाले थे न्यूलैंड साहब ने ही क्या किया था? अष्टक नियम दिया था। अगर हम डॉवेरेनर की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? ये त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम देने वाले थे डॉवेरेनर साहब। न्यूलैंड साहब इन्होंने अष्टक नियम दिया था। और अगर हम बात करते हैं मेंडलीव की, तो मेंडलीव साहब इन्होंने आवर्त नियम दिया था। मेंडलीव साहब ने क्या किया था? इन्होंने आवर्त नियम दिया था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोसले की बात करें, तो मोसले ने क्या किया था? इन्होंने अपना नया जो है वर्तमान में जो हम वर्तमान का जो आवर्त सारणी देख रहे हैं वो मोसले के ही द्वारा दिया गया है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा हम आपको आवर्त सारणी के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। देखिए अगर आवर्त सारणी की बात की जाए तो इसमें आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 7 आवर्त होते हैं, और इसमें वर्ग की संख्या कुल 18 होती है, जिसमें यहाँ से लेकर के ये जो सीधी लाइनें होती है ये कुल मिलाकर के 18 होती है, और इसको वर्ग कहा जाता है। और ये जो 36 लाइनें होती हैं इसकी संख्या कुल 7 होती है, और इसको आवर्त कहा जाता है। अब अगर हम आवर्त सारणी में बात करते हैं तो इसको कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले इस भाग को एस ब्लॉक कहा जाता है, इस भाग को पी ब्लॉक कहा जाता है। एस ब्लॉक में कुल मिलाकर के 2 वर्ग आते हैं, और पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 6 वर्ग आते हैं। पी ब्लॉक में कितने वर्ग आ जाते हैं? 6 वर्ग आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में कुल मिलाकर के 10 वर्ग आते हैं, और एक और होता है एफ वर्ग। तो एफ ब्लॉक जो होते हैं इसमें कुल मिलाकर के 14 जो होते हैं, 14 इस तरह की सीधी लाइनें आ जाती हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी के जो पहले तत्व होते हैं इसको कहा जाता है क्षारीय धातु, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। और दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, ठीक है। दूसरे वर्ग को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं वर्ग नंबर 11 की, तो इसको जो है सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के कॉपर, चांदी और सोना ये तत्व आते हैं। और अगर हम बात करें वर्ग नंबर 17 की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। वर्ग 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और वर्ग 18 को जीरो वर्ग भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? वर्ग 18 को
जीरो वर्ग भी कहा जाता है। और वर्ग 18 के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं ये सभी के सभी अक्रिय या फिर निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है, या फिर इसे ही नोबेल गैस भी कहा जाता है। नोबेल गैस में कौन कौन आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इसमें बल्ब में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आर्गन गैस को भरा जाता है और हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है। आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो होते हैं तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि आपका परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये तो गलत हो जाता है। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और अगर आपसे पूछ लें कि मेंडलीव के अनुसार, किन के अनुसार? मेंडलीव के अनुसार जो है तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो जो है आप याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीव के अनुसार। और वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वो किसका आवर्त सारणी है? मोसले का आवर्त सारणी है। और ये वर्तमान में बिल्कुल सुलभ और सही आवर्त सारणी है। और इसमें जो है सो तत्वों के सभी गुणधर्म को उसके परमाणु संख्या के आधार पर जाना जाता है। सवाल नंबर 26 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो देखिए, अगर हम देखिए अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो लाल लिटमस को नीला करता है कौन? ये क्षार करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और क्षार हमेशा कौन से आयन देते हैं? तो क्षार जो होते हैं ये OH- आयन देने का काम करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जितने भी अम्ल होते हैं वो अम्ल क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होते हैं। और जो चीज़ जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो चीज़ उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता है। अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो पीएच की खोज करने वाले थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। सोरेनसन ने ही सबसे पहले क्या किया था? पीएच का खोज किया था। कब किए थे खोज? तो 1901 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? पीएच के बारे में बतलाया था, ठीक है। और पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच का जो मान होता है वह 0 से लेकर के 14 तक होता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं बीच का, इसका मिडिल में आ जाता है नंबर 7। और 7 पीएच वाले जितने भी तत्व होते हैं उनका अगर पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन माने जाते हैं। और 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होते हैं। और 7 से जितना ज़्यादा अधिक किसी भी चीज़ का पीएच मान होता है वह चीज़ उतना ही ज़्यादा क्षारीय होता है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 27 को हम देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए, जाइलम की अगर हम बात करते हैं, जाइलम को जटिल उत्तक भी कहा जाता है। और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के उत्तक जो होते हैं, ये दोनों के दोनों उत्तक संवहन उत्तक कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों उत्तकों को क्या कहा जाता है? संवहन उत्तक भी कहा जाता है। अब इस संवहन उत्तक में अगर हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण को नीचे से धरती से लेकर के जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जबकि अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होते हैं ये जितने भी पके हुए भोजन होते हैं उस सभी भोजनों का परिवहन पेड़ पौधों में सभी जगहों पे करने का काम करते हैं, ठीक है। तो पादप में जल जाइलम जो है ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है? नहीं, ये गलत है। एमिनो अम्ल के वहन के लिए इसके ये भी गलत है। ऑक्सीजन के वहन के लिए ये भी गलत है। यानी कि जल का वहन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम कुछ और आपको बातें बता देते हैं। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में अगर हम थोड़ा सा अंतर देख लें तो जाइलम की बात करें तो ये हमेशा किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर ही ले जाने का काम करता है। और फ्लोएम जो होता है ये जो भी भोजन होते हैं उस भोजन को सभी दिशाओं में ले जाने का काम करता है पेड़ पौधों में। तो जाइलम में हमेशा जो होता है एक दिशीय परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? द्विदिशीय परिवहन देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो होता है ये जल और खनिज लवण को नीचे से ऊपर लेके जाता है। और जबकि फ्लोएम जो होता है ये पके हुए जो भोजन होते हैं उस भोजन को पेड़ पौधे में सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऊर्जा मुद्रा जो होता है ये किसको कहा जाता है कोशिका में, एटीपी को ही। अगर हम एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी को ही पादप में ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर से सुनिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है एटीपी। अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 29 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो देखिए पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 30 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है। तो हृदय से संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करने का काम होता है निलय का। अगर हम देखिए हृदय की बात करते हैं तो हृदय जो होता है ये कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। हमारा हृदय जो होता है ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें इस तरह का बीच में जो होती है इस तरह की लाइनें होती है, पट्टी की तरह होती है, जिसको सेप्टम या फिर विभाजिका कहा जाता है। और इसमें जो होते हैं ऊपर वाले भाग को अलिंद कहा जाता है, ऊपर वाले भाग अलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले भाग जो होते हैं वो निलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। इसको एट्रियम कहा जाता है और इसको वेंट्रिकल कहा जाता है, ठीक है। और नीचे से क्या होता है, जब यहाँ से रक्त को जब पंप किया जाता है यहाँ से, तो क्या होते हैं रक्त ऊपर की ओर क्या होते हैं चले जाते हैं। तो नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, निलय कहा जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है। तो ये पंप करता है निलय जो होता है, ये हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। चलिए सवाल नंबर 31 है आपका, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए पत्ती में जो होते हैं कुल मिलाकर के जो भी हार्मोन पाए जाते हैं उसमें देखिए ऑक्सिन हो जाता है, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, और एक आपका हो जाता है एथिलीन, ठीक है। तो ये 5 हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें से ये अंतिम जो 2 हार्मोन होते हैं इसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, और शुरू के जो 3 हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन, इसको वृद्धि प्रेषित हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पत्तियों के मुरझाने के लिए जो होते हैं वो एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल जो होते हैं ये पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन ये तीनों के तीनों जो होते हैं इसको वृद्धि प्रेषित हार्मोन कहा जाता है, यानी कि ये हमेशा वृद्धि करने में पौधों को मदद करते हैं। और जबकि अगर हम बात करते हैं एथिलीन की, तो एथिलीन जो होता है ये फल को पकाने का काम करता है, यानी फल जब पकने लगते हैं उस समय एथिलीन का स्राव होता है, जिससे क्या होते हैं फल पक जाते हैं। तो अगर आपसे सवाल में पूछे, आप गौर कीजिएगा इस सवाल पे, बहुत बार पूछा जाता है कि जो भी फल होते हैं फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फल को प्राकृतिक रूप से हम पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग करते हैं। और जबकि अगर पूछा जाए कि फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे हम लोग मार्केट से क्या खरीद के आते हैं, मार्केट से हम लोग खरीद के आते हैं कार्बेट। और उस कार्बेट से कौन सा गैस निकलता है, तो उससे निकलता है एसिटिलीन नामक गैस, एसिटिलीन नामक गैस निकलता है, जिसका फार्मूला होता है C2H2। ये एसिटिलीन का फार्मूला होता है, और एसिटिलीन का उपयोग जो होता है ये कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए करते हैं। चलिए सवाल नंबर 32 को देखते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। देखिए जड़ जो होता है वो पेड़ पौधे जो होते हैं तो उसका जड़ जो होता है वो हमेशा मिट्टी की ओर वृद्धि करता है, और मिट्टी की ओर अगर कोई जाता है तो वो जो है गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम प्रकाश अनुवर्तन की बात करते हैं तो पेड़ पौधे की जो भी टहनियाँ या फिर पत्तियाँ होते हैं वो प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया करते हैं। जल अनुवर्तन में क्या होता है, तो जल अनुवर्तन में पेड़ पौधे के जो भी भाग होते हैं, चाहे तना की बात करते हैं या फिर जड़ की बात करते हैं, तो वो जल की ओर तो हम पेड़ पौधे के जड़ या तना की बात करते हैं तो वो जल की ओर गतिशील हो जाते हैं, तो इस क्रिया को जल अनुवर्तन कहा जाता है। रासायनिक अनुवर्तन में क्या होता है, तो इस चीज़ को जल अनुवर्तन कहा जाता है। तो इस सवाल से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 33 है,
पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका हिस्सा है? तो देखिए पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, किस मस्तिष्क का हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो जाता है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये जो है ये आपका पूरी तरह से ब्रेन हो जाता है। अब देखिए अगर हम आप ब्रेन की बात करें, देखिए अगर हम बात करते हैं अपने दिमाग की, तो हमारा जो मस्तिष्क यानी कि दिमाग होता है इसमें तंत्रिका कोशिका पाए जाते हैं। याद रखिएगा इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाए जाते हैं और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में तंत्रिका कोशिका जो होता है वह ब्रेन में ही पाया जाता है। और तंत्रिका कोशिका की विशेषता ये होती है कि तंत्रिका कोशिका में कभी भी विभाजन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए याद रखिएगा कि हमारा जो दिमाग होता है, दिमाग में कभी भी कैंसर नहीं होता है। ठीक है, दिमाग में कभी भी क्या होता है, कैंसर की शिकायत नहीं होती है, क्योंकि दिमाग में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर के किस अंग में कोशिका का विभाजन सबसे कम होता है, तो हमारे दिमाग में कोशिका का विभाजन सबसे कम होता है। और सबसे अधिक कोशिका का विभाजन जो होता है वह लिवर यानी कि यकृत में होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका जो होता है यह सबसे लंबी कोशिका होती है। अब अगर हमें मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क को जो है इसे हमारे पूरे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि हमारे पूरे शरीर का सीपीयू कौन सा है, यानी कि हमारा पूरा का पूरा सीपीयू कौन हो जाता है, ये दिमाग हो जाता है। मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क जो होता है इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला आपका हो जाता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। जिसमें अगर हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और लगभग बात करते हैं तो 2/3 भाग जो होता है ये पूरा का पूरा जो होता है आपका अग्र मस्तिष्क ही ले लेता है। यानी कि पूरे दिमाग का लगभग 66% जो होता है ये आपका अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, अब अगर हम दिमाग की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो दिमाग होता है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा तंत्रिका कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और इसके ऊपर जो होता है एक बहुत ही मजबूत हड्डी होती है। और इसमें कुल मिलाकर के कितनी हड्डियां होती हैं, तो याद रखिएगा इसमें कुल मिलाकर के 8 हड्डी होती हैं और इसको कहा जाता है खोपड़ी। तो अगर आपसे पूछ ले कि खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो याद रखिएगा इस खोपड़ी में कुल मिलाकर के 8 हड्डी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे एक और बात आप याद रखिएगा, इस हड्डी, ये जो हड्डी होती है, हड्डी के नीचे पाया जाता है मेनिंजेस, जो क्या करता है, इस दिमाग की सुरक्षा करते रहता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे दिमाग में चोट लग जाता है और वो मेनिंजेस जो होता है, मेनिंजेस धीरे धीरे अगर फूल जाता है तो हमारे दिमाग में एक रोग होता है जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस नामक रोग कहा जाता है। तो मेनिंजाइटिस नामक रोग कहाँ पे होता है, तो ये दिमाग से संबंधित है। और ये कब होता है, तो मेनिंजेस के फूल जाने के कारण जो होता है मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। तो अभी तुरंत हम आपको बता दिए कि दिमाग कितने प्रकार के होते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क के कुल मिलाकर के 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है सेरिब्रम, उसके बाद होता है आपका थैलेमस और उसके बाद होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्यार मोहब्बत, ये सभी जो होते हैं, गुस्सा नफरत, इस सबको कौन कंट्रोल करता है, तो थैलेमस कंट्रोल करता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया है। तो वमन जो है, वमन क्या ऐच्छिक क्रिया होती है, चबाना। देखिए चबाने की बात करें तो चबाना जो होता है ये ऐच्छिक क्रिया होती है। लार हमारे इच्छा के बिना नहीं आता है। हृदय का धड़कना, तो हृदय जो होता है ये भी हमारे इच्छा के। सवाल नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जो हमारे इच्छा से हो, और अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हमारे इच्छा से नहीं हो। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, देखिए पहला है आपका वमन। वमन का मतलब होता है उल्टी आना, उल्टी आपके
आप जब चाहेंगे तब उल्टी नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये आपके इच्छा के विरुद्ध होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चबाना, देखिए चबाना आपकी इच्छा के अनुसार होता है, तो ये एक ऐच्छिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लार आपके इच्छा के अनुसार नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा। हृदय भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 35 को देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में जनन की क्रिया विखंडन की क्रिया के द्वारा होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 36 है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु जो होता है इसका निर्माण कहाँ पे हो जाता है, तो वृषण में होता है। और वृषण किस में होते हैं, तो वृषण पाए जाते हैं पुरुष में पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो जाएगा, वृषण में हो जाएगा। गर्भाशय में क्या होता है, तो गर्भाशय में जो होते हैं बच्चे पलते हैं कहाँ, गर्भाशय में। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडाशय में निर्माण हो जाता है अंडा का, या फिर आप इसको अंडाणु भी कह सकते हैं। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो जाता है। गर्भाशय में बच्चे पलते हैं, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये आपका जो है ये शुक्राणु हो जाता है। अगर शुक्राणु की बात करते हैं तो ये इसका आगे वाला भाग हेड कहलाता है, और ये जो है ये वाला भाग टेल कहलाता है। और ये टेल जो होता है इसमें अपना जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और अपना डीएनए पाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे देखिए, अब देखिए अगर बात करते हैं हम, तो ये जो है ये आपका हो जाता है हमारे शरीर की अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु। और अंडाणु जो होता है ये पाया जाता है फीमेल में। और ये आपका हो जाता है, ये जो है ये स्पर्म हो जाता है। और स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म जब ओवम से मिलते हैं तो इसमें सबसे पहले और सबसे गतिशील जो स्पर्म होता है, और जो इस स्पर्म जब ओवम से मिलते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और मिलने के बाद क्या होता है, इसमें जो सबसे गतिशील और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद जो होते हैं धीरे धीरे अंडाणु का दीवार जो है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगता है। और इसी के कारण जो है सो बाकी सभी के सभी शुक्राणु जो होते हैं वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और ये फैलोपियन नलिका या फिर गर्भाशय में ही क्या होते हैं, तो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद जो होता है ये अंडाशय, ये जो अंडाणु होते हैं, यानी कि ये जो अंडा होता है ये धीरे धीरे विकास करते रहता है। और धीरे धीरे विकास करते करते ये सबसे पहले भ्रूण बनता है, और भ्रूण से धीरे धीरे बच्चे में विकसित हो जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 37 है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो देखिए पुष्प का जो होता है कौन सा भाग फल बनाता है, तो अंडाशय जो होता है वो क्या बनाता है, फल बनाने का काम करता है। परागकोश जो होता है, परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परागन, इसमें अगर आप आपस से पूछ दिया जाए कि परागन क्या होता है यानी पॉलिनेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, परागकण जो होते हैं परागकण का वर्तिकाग्र तक आना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। यानी कि पुष्प के परागकोश, अगर हम बात करते हैं परागन की, तो पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। परागन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वपरागन और दूसरा होता है पर परागन। स्वपरागन किसको कहा जाता है, अगर कोई मान लीजिए कोई पेड़ है और उस पेड़ के किसी भी फूल के बीच अगर परागन की क्रिया होती है तो इस क्रिया को कहा जाता है स्वपरागन। लेकिन अगर दो पेड़ के फूलों के बीच अगर परागन की क्रिया होती है तो उस क्रिया को पर परागन कहा जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 38 है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए x है तो x x होना चाहिए, y है तो y y होना चाहिए, यानी कि x y इस क्रम में नहीं होना चाहिए। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, इसको आपको समझ में आ ही गया होगा ये चीज़ें। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो होता है वो किस में, पुरुष में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, तो x और y दोनों होते हैं। जबकि स्त्री की बात करें तो स्त्री में x और x गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि
पूर्ण जोड़ा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 39 है, मानव शरीर के किस सवाल नंबर 39 है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए ये चीज़। देखिए, मानव के एक कोशिका की बात करें तो एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या जो है वो 46 होती है और ये जोड़े में पाए जाते हैं। इसको आप 23 जोड़ा भी बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर और ये आपका अंतिम सवाल हो जाता है। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसको जीवों के द्वारा सराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, घास, पुष्प और चमड़ा। तो घास, पुष्प और चमड़ा जो होते हैं ये निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं और इसको सराया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा है घास, लकड़ी, प्लास्टिक। देखिए, घास और लकड़ी तो सड़ सकता है, लेकिन प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक सड़ नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। फसलों के छिलके, केक एवं रबर। देखिए, फसल के छिलके तो सड़ जाएंगे, केक भी सड़ जाएगा, लेकिन रबर सड़ेगा? रबर नहीं सड़ सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। केक, लकड़ी एवं घास। देखिए, केक भी सड़ सकता है, लकड़ी भी सड़ सकता है और घास भी सड़ सकता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों आपका सही जवाब है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और थोड़ा सा सवाल को ध्यान से आपको पढ़ना है। अब देखिए, हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सीएफसी का, तो सीएफसी देखिए क्या होता है। सीएफसी का फुल फॉर्म हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और सीएफसी जो होता है ये ओजोन परत जो होता है, जिसका सूत्र O3 होता है, ये उसके क्षय के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे सवाल में पूछा जाता है कि ओजोन परत के क्षय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सीएफसी जो होता है ये ओजोन परत के क्षय का सबसे बड़ा कारण होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, अगर हम बात करते हैं ओजोन की, तो ओजोन जो होता है, ओजोन का सूत्र हो जाता है O3। यह पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और यह ओजोन जो होता है ये सूर्य से जो भी आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, इस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पे आ जाए तो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न होता है, जिस कैंसर को कहा जाता है त्वचा कैंसर। ठीक है, तो हमारे शरीर में त्वचा कैंसर उत्पन्न हो सकता है, या फिर एक और रोग होता है हमारे शरीर में, चमर रोग हो जाता है। ठीक है, तो दो रोग उत्पन्न होते हैं पराबैंगनी किरण से, एक तो चमर रोग होता है और दूसरा क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए सवाल है आपके लिए कि इनमें से कौन सा सवाल है आपके लिए इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। गर्भाशय मादा जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, या फिर रिलैक्सेन नहीं है, या फिर एस्ट्रोजन नहीं है, या फिर टेस्टोस्टेरोन नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए इसी सवाल के साथ हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी सवाल के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।